नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास रहने वाली है हिंदी और गणित की शिक्षण विद्या। हिंदी और गणित की शिक्षण विधियों से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 एग्ज़ाम जो 27 फरवरी को होने वाला है उनमें उनके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इनको सब्सक्राइब करें। रीड के लिए आपको शिक्षण विधियों की डेली क्लास इस पर मिलती रहेंगी। तो पहले हम सॉल्व करेंगे गणित की शिक्षण विद्या, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे हिंदी की शिक्षण विद्या। क्लियर है? चलिए, पहला प्रश्न है कि गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग है तो सूत्र हैं, संख्या संख्याक्षर हैं, संकेत हैं, या फिर ये सभी? बताइए, गणित की भाषा का अंग क्या है? तो साथियों, गणित की भाषा का अंग पूछा यहाँ पे तो सूत्र भी हैं, संकेत भी हैं, संख्या भी हैं और संख्या के चर भी हैं। यानी कि सूत्र, संकेत, ये उपरोक्त सभी। ऑप्शंस डी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दूसरा सवाल है कि गणितीय भाषा का स्वरूप है। तो गणितीय भाषा में स्वरूप होते हैं तो जोड़ होती हैं, घटाव होती हैं, गुणा होती है, फिर ये सभी। साथियों, गणित के शिक्षण विधियों में आपको ऑप्शंस तो देखने ही पड़ेंगे, सभी ऑप्शंस पढ़ने ही पड़ेंगे, तब जाके उनका आंसर निकलेगा। तो गणित की भाषा का स्वरूप जोड़ भी होती है, गुणा भी होता है, घटाव भी होता है, बाकी भी होते हैं, भाग भी होते हैं, ये सभी होते हैं। उपरोक्त आपका डी आंसर करेक्ट। तीसरा सवाल है कि गणितीय भाषा में शामिल होते हैं। तो गणितीय भाषा में गणितीय चिन्ह होते हैं, गणित के प्रतीक और संकेत होते हैं, ए व बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, गणित की भाषा में चिन्ह भी होते हैं, गणित की भाषा में प्रतीक भी होते हैं, गणित की भाषा में संकेत भी होते हैं। तो यानी कि ए और बी या सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गौण क्या है। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख यहाँ पे गौण क्या है? तो शुद्धता है, यथार्थता है, सक्षमता है, या फिर ये सभी हैं। तो साथियों, गणित की भाषा में, गणित शिक्षण में गणित की भाषा में जो गौण, गणित की शुद्धता भी होती है, गणित में यथार्थता भी होती है, गणित में सक्षमता भी होती है। यहाँ पे डी आंसर यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों है कि बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण में निम्न में से क्या गुण होने चाहिए। साथियों, बच्चों में गणित शिक्षण की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण में क्या, कौन से ऐसे गुण होने चाहिए? तो इसमें आपको ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। तो गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए बच्चों में, गणित कक्षा संचालन की योग्यता होनी चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को उपरोक्त सभी यानी कि डी आंसर, ये सभी होने चाहिए बच्चों में। क्या होने चाहिए? गणित उपकरण, गणित में जो भी उपकरण होते हैं उनके प्रयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए उसमें, गणित कक्षा संचालन की योग्यता भी होनी चाहिए और गणित शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल अगला है कि गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है तो अधिक कमजोर हैं, अधिक लचीली हैं, अधिक सुदृढ़ हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऐसे प्रश्न अगर पॉजिटिव क्वेश्चन आए तो हमें आंसर भी क्या देना है? पॉजिटिव ही देना है। ध्यान रखना, शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी ऐसी हैं, आपको पॉजिटिव सोचकर ही उनका आंसर देना होता है। ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, कमजोर तो नहीं हो सकती, नेगेटिव। ठीक है, अधिक लचीली भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे अधिक का प्रयोग हुआ ना, अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पे सुदृढ़, मजबूत हो सकती हैं, सुदृढ़। ठीक है, तो गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा में मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन ये है कि गणित की भाषा का महत्व है। तो गणित की भाषाओं का महत्व क्या है? तो गणित में क्या होने की, शारीरिक कौशल के विकास में महत्व होना चाहिए, संप्रेषण कौशल में विकास में महत्व होना चाहिए, तर्कात्मक कौशल के विकास में महत्व होना चाहिए, ए व सी। देखिए, गणित की भाषा का महत्व क्या होना चाहिए? देखिए, गणित की भाषा में शारीरिक जो कौशल होते हैं उनके विकास में भी महत्व, इनका महत्व अधिक होता है। तर्कात्मक कौशल में भी विकास में कौशल होता है, तर्कात्मक कौशल में भी विकास अधिक होता है, लेकिन संप्रेषण में कोई विकास नहीं होता है गणित की भाषा का में। तो उपरोक्त यहाँ पे डी, यहाँ पे ए और आपका कौन सा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि साथियों की गणित शिक्षण में गणित की भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु अवश्य क्या है? गणित शिक्षण में गणित की भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक। तो ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना होगा? आपको ऑप्शंस पढ़ने होंगे। तो गणित की क्रियाओं का क्रमबद्ध रूप होता है, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को
समझना होता है और समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। प्रत्येक संकेतों में प्रकट करने की समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी कि डी आंसर। गणित में क्या होता है, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध होती है, गणित में क्रियाओं में क्रमबद्ध रूप भी होता है। ठीक है, गणित में समस्याओं को समझना भी पड़ता है। प्रत्ययों को यहाँ पे प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने की, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने की समझ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट। अगला है कि गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है। तो रट लेना इस प्रश्न को, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है। रेखा गणित है, बीज गणित है, अंक गणित है। तो प्राचीन जो शाखा है वो अंक गणित है। कौन सी है, अंक गणित, ये सबसे प्राचीन शाखा है। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला है यहाँ पे क्वेश्चन की ए बराबर बी के नहीं है, ए है वो बी के बराबर में नहीं है, तो इनका आ से नहीं है। तो मैंने इसका पहले से ही आंसर बता दिया है कि ए है वो बी के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए बराबर, उसके बाद में ऊपर इसका क्रॉस का निशान आ जाए तो समझ लेना है वो पहली संख्या है, वो दूसरी संख्या की क्या है, बराबर नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यदि रेखा, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि रेखा ए बी, यदि रेखा है जो ए बी रेखा सी डी के समांतर, ठीक है, समांतर किस प्रकार लिखेंगे। अगर समांतर हैं तो किस प्रकार लिखेंगे, तो आपको समांतर का जो चिन्ह होता है, संकेत होता है, उनको ध्यान रखना। तो समांतर को लिखते हैं साथियों इस प्रकार लिखते हैं, कैसे, ये समांतर लिखते हैं। तो समांतर में यहाँ पे कौन सा है, सी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ होती है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्रेस पर भी ऑल जरूर, ऑल पे क्लिक कर लेना। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि आपको किस किस विषय की रीड के लिए क्लास चाहिए, आप कमेंट करके बता देना। गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ होती है तो भूमिका से, परिकल्पनाओं से, विचारों से या फिर स्वयं सिद्ध से। गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ होती है, तो गणित की प्रत्येक शाखा किससे प्रारंभ होती है, तो साथियों स्वयं सिद्ध से होती हैं। किससे होती हैं, स्वयं सिद्ध से होती हैं। ऑप्शन आपका डी। अगला है कि गणित को क्या कहा जाता है, तो छात्रों का दुश्मन कहते हैं, शक्तिहीन की शक्ति, मन की भाषा या फिर दिमाग का व्यायाम कहते हैं। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दिमाग का व्यायाम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिमाग की क्या होती है, कसरत होती है। गणित को हम जैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो दिमाग का क्या अभ्यास होता है, गणित दिमाग का क्या व्यायाम होता है। तो इस प्रकार गणित को कहा जाता है दिमाग का व्यायाम। ऑप्शन आपका डी सही आंसर। अगला है कि गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख है, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण कौन सा है। गणित में शुद्धता होती है, गणित में यथार्थता होती है, सक्षमता होती है, फिर ये सभी बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन साइन रिपीटेड है, तो गणित में शुद्धता भी होती है, यथार्थता भी है, सक्षमता भी है, यानी कि ऑप्शन आपका डी ये सभी होती हैं। ठीक है, सवाल अगला है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। गणित की भाषा में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ने कि गणित के सिद्धांतों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय पदों को, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे गणित के सिद्धांतों को भी शामिल किया जाता है, ठीक है, गणित में संकेतों को भी शामिल किया जाता है, पदों को भी सम्मिलित किया जाता है, तो यानी कि सभी को, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई, उपरोक्त सॉरी यहाँ पे डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो गणितीय सूत्रों का, संकेतों का, संख्याओं का, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर वापस। गणित की भाषा सीखने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। गणित की भाषा सीखने के लिए जो विशेषताएं दी गई हैं इनमें से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है, तो मूल भाषा का ज्ञान, गणित के चिन्ह और अंकन, गणित प्रक्रियाओं का उपयोग, गणित भाषा का ज्ञान होना। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक, सर्वाधिक आवश्यक है तो वो गणित के चिन्ह और संकेतों का अधिक ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल अगला है कि गणित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। गणित के संबंध में कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है, गणित के संबंध में, तो वो कम, तो ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सीधा आंसर बताता हूँ कि भाषा की किसी भी समझ से यहाँ पे स्वतंत्रता, ऑप्शन यहाँ पे डी। अब देखिए अपने आप में एक भाषा है गणित, तो ये सही है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही है, कम उपयुक्त नहीं है, ज़्यादा। अब गणित क्या है, कि अपने आप में एक भाषा है, समुच्चय पर आधारित है, और इस गणित में तर्क भी होते हैं, ठीक है, तर्क उपयोग कर बन जाता है। गणित में प्रतीकों, शब्दों, वाक्यों, रचना का अपना समुच्चय होता है, तो ये भाषा किसी भी समझ से स्वतंत्र नहीं है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ाया जाता है। तो इस शब्दावली को
जाना जाता है? तो गणित शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सहसंबंध, गणित शिक्षण में उपकरण। तो ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा ए, गणित शिक्षण में भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से गणित की भाषा है जो संकेतात्मक हैं, राष्ट्रीय हैं, जटिल, वैदिक, बताइए। तो संकेतात्मक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये गणित की शिक्षण विधियों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको यहाँ से हिंदी की शिक्षण विद्या और कुछ ईवीएस की शिक्षण विद्या के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 1 से लेकर 60 तक हमने शिक्षण विधियों की जो वीडियो अपलोड की उसमें हमने डाल दिए। अब आपको 61 से लेके आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है, बताइए इसका। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक। देखिए, भाषा को अर्जन मतलब ग्रहण करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि उनका प्रयोग करना। क्या होता है, भाषा के विभिन्न जो रूप होते हैं उनका क्या करना, प्रयोग करके हम इनको अर्जन कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही उत्तर। साथियों, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य, भाषा शिक्षण में आपके उद्देश्य आपने पढ़े होंगे, तो उसमें से यहाँ पे कौन सा है एक ऐसा उद्देश्य है? तो भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करें, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, या पर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। बताइए इसका आंसर। देखिए, अब यहाँ पे जो सही एंड सटीक आंसर कौन सा है, तो यहाँ पे सही है हो जाएगा कि निजी मतलब स्वयं अनुभवों के आधार पर, खुद के अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील करना, मतलब भाषा का निर्माण करना। निर्माण हम खुद से करते हैं, निर्माण करना, रचना करना, सृजनशील प्रयोग उसका करना। तो यही होता है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। हम खुद उनका अनुभव, अपने अनुभवों के आधार पर उनका निर्माण करते हैं, सृजनशील करते हैं। डी आंसर यहाँ पे सही एंड सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साथियों, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना वर्णन करता है। बताइए, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, ये वर्णन करना है। तो ये भाषा सीखने और सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ये इनका वर्णन करता है। ऑप्शन आपका दूसरा यहाँ पर हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में अब आपको एक ऐसा जो विकल्प चुनना है जो इसको आगे की व्याख्या करता है। ठीक है, तो देखिए, बहुभाषिक यानी कि बहुत सारी भाषाएं एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित समान स्थान देते हुए मानक भाषा से उनका परिचय कराना होता है। ये होती बहुभाषा, बहुत सारी भाषा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित समान रूप से करना, स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के व्याकरण की समझ को, अब आपको ऐसे प्रश्नों को मैंने पहले ही बताया, कितनी बार बता रहा हूँ ताकि आपको समझ पड़ सके कि शिक्षण विधियों के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करने पड़ते हैं। भाषा के व्याकरण को समझ को केवल यहाँ पे केवल शब्द आ गए ना अपने आप में, तो ये आप नेगेटिव कर लेना, नेगेटिव है इसीलिए ये गलत हो जाएगा पहले से ही। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, जो संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए केवल, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, तो यहाँ पर भी आपका केवल आ गया। तो यहाँ पे देखिए, जो संदर्भ परक प्रश्न होते हैं ना, उनके माध्यम से आंकना जाना चाहिए भाषा के व्याकरण की समझ को। ठीक है, अगला सवाल है कि बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच में संबंध को कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। उसकी विविधता, बच्चों की विविधता और लचीलेपन के साथ में देखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है कि पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनकी जुड़ी ध्वनियाँ नर्तक होती हैं, सार्थक होती हैं, मूर्त होती हैं, अमूर्त होती है। पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध एवं उनमें जुड़ी ध्वनियाँ, तो उनमें जो जुड़ी ध्वनियाँ नर्तक होती हैं पहले। ठीक है, पहले नर्तक होती हैं, उसके बाद में वो सार्थक होती हैं। तो पहले तो प्रारंभिक रूप से बच्चों में जो लिपिबद्ध और जो जुड़ी ध्वनियाँ होती है वो नर्तक होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है। देखिए, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरण त्रुटियाँ होती हैं, बच्चों की भाषा में नियमित व्यवस्था की झलक मिलती है, बच्चों की भाषा तार शैली में रहती है, बच्चों की भाषा सुधारने के लिए दंड और पुरस्कार आवश्यक है। देखिए, बच्चों की जो भाषा होती है, बच्चों की भाषा प्रारंभ, ये क्वेश्चन अगर बच्चे आ जाए तो प्रारंभ होंगे।
ठीक है। तो प्रारंभ में तो प्रारंभ में क्या होता है, बच्चों की भाषा बहुत अधिक क्या होती है, व्याकरण में त्रुटियां होती हैं, व्याकरण में क्या होती है, त्रुटियां होती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला है कि भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, ये कथन गलत है, सही हो सकता है, सही है क्योंकि रेखांकन भी अनंत भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है, सही है क्योंकि भाषा की पुस्तक में भी चित्र है। देखिए, भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, तो ये कथन गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए, ये गलत कैसे है कि भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की रेखांकन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार आ गया ना, किसी भी प्रकार का वो रेखांकन नहीं कर सकते, तो गलत है कहीं ना कहीं। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है, सृजनात्मक, रचनात्मक, निर्माणात्मक का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों को उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना। तो सृजनात्मक क्या होते हैं, सृजनात्मक होते हैं प्रश्न होते हैं, प्रश्न के उत्तर लिखना सृजनात्मक का विकास में सहायक यहाँ पे नहीं है। कविता पूरी करते हैं तो वो एक सर्जन का मतलब क्या हुआ, निर्माण करना, ठीक है। निर्माण करना, बच्चे खुद से निर्माण करते हैं, ये होता है सर्जन का मतलब। तो कविता पूरी करते हैं तो पूरी करना मतलब वो पूरी कर रहे हैं, वो एक पूरी कविता का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उनका सर्जन कर रहे हैं। चित्र पर आधारित मौखिक और लिखित, जो चित्र को देखकर मौखिक और लिखित वर्णन करते हैं, तो ये भी एक सर्जन हो गया, ठीक है। प्रश्न के उत्तर देना कोई सर्जन थोड़ी है, अधूरी कहानी को पूरा करना ये भी इसके समान हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार है जो यहाँ पे सहायक नहीं है, तो ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। सवाल अगला है कि भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी होती हैं, शिक्षण द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां एवं युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाता है, वैकरणिक नियमों पर बल दिया जाना चाहिए। तो भाषा की कक्षा में शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला सवाल है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अलावा पंजाबी, मराठी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी के अलावा इसमें से कौन सी है। तो साथियों, हिंदी भाषा के अलावा अतिरिक्त जो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं तो वो मराठी होती हैं, ठीक है। कौन सी होती है, मराठी होती हैं, याद कर लेना। अगला है कि भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ। तो बहुभाषिक संदर्भ से क्या मतलब, बहु का मतलब बहुत, भाषिक मतलब भाषाएं, और शिक्षण मतलब सीखना। तो बहुत सारी जो शिक्षण भाषा होती हैं उनको सीखने में इस प्रकार का आपका ऑप्शन जो सही रहने वाला है। तो देखिए, एक से अधिक भाषा सीखने की ओर संकेत करना, ठीक है। एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री एक समस्याएं, बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करना। कौन बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो भाषा शिक्षण में बहुभाषिक संदर्भ में, तो देखिए, भाषा शिक्षण ये किसका काम होता है, ये होता है शिक्षक का काम होता है। किसका होता है, शिक्षक का काम। बहुभाषिक मतलब बहुत सारी भाषा में, तो एक से अधिक होती हैं, वो बहुत सारी आ जाती हैं। तो एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, तो शिक्षण सामग्री किसका काम होगी, ये शिक्षक का हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये सीखने की ओर, लेकिन सीखने की ओर ये संकेत करती है, तो ये काम किसका हो जाएगा, सीखना ये बच्चों का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे भाषा शिक्षण है वो बच्चे उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये शिक्षक का काम होता है। तो इसीलिए हम ऑप्शंस दूसरों के यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य जो उद्देश्य इसमें से कौन सा होता है। भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात को कहने पर अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दांत करना, व्याकरण नियम कंठस्थ कराना। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य इसमें से है तो वो आपका है कि भाषा का ज्ञान देना, ठीक है। भाषा का ज्ञान देना ही हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य रूप से उदाहरण हो सकता है। तो यहाँ जरूरी नहीं कि ये होगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, जो आपका उचित होगा वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने के अवसर, तो इससे ये मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है। मौन पठन से भाषा का विकास नहीं होगा, ठीक है। व्याकरण नियम कंठस्थ यहाँ पे क्या है, कंठस्थ रटकर नहीं हो सकते हैं, कंठस्थ, ठीक है, रटकर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। अगला है कि जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो, तो अब आपको भाषा सीखना सार्थक होना चाहिए, आपको भाषा सीखना निरर्थक होना चाहिए। बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति, भाषा सीखना कठिन हो जाता है। तो देखिए, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक हो जाता है, ठीक है, सार्थक हो जाता है। दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना एक सार्थक अर्थ संयोजक हो जाता है। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते,
अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। तो देखिए बच्चे होते हैं वो विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अगला है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो। जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास वो कैसे होने चाहिए, जिनके उत्तर निश्चित होने चाहिए, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, बहुविकल्पी होने चाहिए, जो व्याकरण पर ही आधारित हो। तो देखिए यहाँ पे जिसका उत्तर होता है ना, वो उत्तर निश्चित होना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो, तो जिनके उत्तर निश्चित हो। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राय बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं। क्यों क्यों करते हैं संकोच, आपने भी किया होगा। ठीक है, विद्यालय में जो संकोच तो क्यों किया होगा, अब आपको आंसर ढूंढ कर निकालिए। वे भाषा नहीं जानते क्या आप भाषा नहीं जानते थे जब तब आप संकोच करते थे? उन्हें अभिव्यक्त का ज्ञान नहीं होता। वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते थे वो प्राय विद्यालय में स्वीकृत क्या नहीं होती थी। शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते थे। क्या कारण था उनका सही एंड सटीक रूप से? तो इसका यही जो सही एंड सटीक रूप से माना जाता है कि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते हैं वो प्राय विद्यालयों में स्वीकृत नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी बोलियां। भाषा शिक्षण के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, या फिर बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जाएंगे। देखिए भाषा शिक्षक के रूप में आप उनका क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, या फिर उपयुक्त सभी? बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव ये समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? समाज और परिवार से प्राप्त करते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है कि भाषा नियमों की जानकारी से निकलती हैं, भाषा विद्यालय में सीखी जाती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती हैं। तो भाषा के बारे में आपको बताना है कि भाषा क्या है, तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। किस प्रकार की है? नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, अगला सवाल अगला है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यास में विविधीय पाठों की संख्या, विषय वस्तु में विविधीय। बताइए इसका आंसर। तो पाठों की संख्या, ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं में को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या, संज्ञात्मक विकास में सहायक। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक मतलब ज्ञानात्मक विकास में सहायक है। आपकी ज्ञान है, आपकी बुद्धि है, आपकी मानसिक है, उनका विकास में सहायक करती है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। अगर आप एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, आपकी ज्ञान है, आपके संज्ञान है, ज्ञान बुद्धि मानसिक विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, अगला सवाल है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? भाषा को अर्जन करते हैं, भाषा को सीखते हैं, उसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? सांस्कृतिक विभिन्नता और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्व कौन सा? सांस्कृतिक विभिन्नता। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मात्र भाषा में बनती है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाषा अर्जन से स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम जो प्रयास पूर्ण होता है। बताइए इसका आंसर। देखिए यहाँ पे नेगेटिव कौन सा है? नेगेटिव जो आपको आंसर दिखना है ना, वही आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, यही इनका नेगेटिव पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तीसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। अगला है कि बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? एक बहुत सारी भाषाएं होती हैं, उस कक्षा में आप किसे सबसे सबसे कम महत्व देंगे? तो बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे करें। ठीक है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, यहाँ पे पहला है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार की रचनाओं को स्थान दिया जाता है? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाता है? तो ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों, जिनकी भाषा की अलग अलग छंटाई हो। ठीक है, विदेशी यहाँ पे नहीं करना है, केवल यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा है वो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पर नहीं है?
तो देखिए, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास होना, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तों को समझने के विकास करना, हिंदी व्याकरण नियमों को कंठस्थ याद करना, कंठस्थ दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का यहाँ पे विकास होना। तो सही हो जाएगा यहाँ पे कंठस्थ। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन से है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक उद्देश्य इनका नहीं है। अगला सवाल है कि साथियों, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरण के नियम को, सीखने की क्षमता का आकलन को, काव्य सौंदर्य को, निबंध लिखने की एक योग्यता को आप सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? तो देखिए, अगर महत्व की बात करें तो सीखने की क्षमता, जो सीखने की क्षमता का आकलन होता है उनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो सबसे जो उचित तरीका है तो वो क्या, बादल हैं, आसमान है, चिड़िया हैं, बच्चे हैं तथा संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते समय इनकी कहानी लिखनी चाहिए। आज का और अंतिम सवाल है कि बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बताएं, मौखिक अभिव्यक्ति को विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है तो वो कौन सा है? देखिए, संवाद अदायगी संवाद करनी चाहिए, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन व्याकरण का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा। तो चलिए, शिक्षण वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास के कैसी लगी शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कैसी चल रही है आपकी रीट की तैयारी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।